सत्य हिंदी के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही थम गई हो, लेकिन सियासत और टकराव अभी भी चरम पर है। भारत ने ईरान इसराइल जंग के बीच सीज फायर का स्वागत किया है, जिस पर अब विपक्ष ने ये सवाल उठा दिए हैं कि आखिर इस सीज फायर की बैठक में भारत की क्या भूमिका थी। उन्होंने पीएम की नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उधर लेबनान में सीज फायर के बावजूद अब भी बम बरस रहे हैं। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सीज फायर कभी भी टूट सकता है। इन सभी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें देख लेते हैं। ईरान जंग सीज फायर का भारत ने 6 घंटे बाद किया स्वागत। सीज फायर पर भारत में घमासान, मोदी के नेतृत्व पर उठे सवाल। ईरान इसराइल सीज फायर पर ट्रंप और ईरान दोनों बता रहे अपनी जीत। पाकिस्तान ने दिया अमेरिका ईरान को 10 अप्रैल का न्योता। इसराइल में सीज फायर पर सवाल, फैसले में शामिल नहीं क्यों नेतन्याहू। ईरान इसराइल के बीच हुए सीज फायर का भारत ने स्वागत तो किया, लेकिन कहीं भी पाकिस्तान की मध्यस्थता का जिक्र नहीं किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने सीज फायर की घोषणा के करीब 6 घंटे बाद अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति आएगी। जैसा कि हम पहले भी कहते रहे हैं, तनाव कम करना, बातचीत और कूटनीति ही इस संघर्ष को जल्दी खत्म करने का सबसे सही तरीका है। इस बयान में कहीं भी पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में कोई बात नहीं कही गई। इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। ईरान इसराइल जंग में सीज फायर बैठक में कहीं भी भारत नजर नहीं आया। इसी मुद्दे पर अब विपक्ष ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई और सीज फायर करवाया, उससे मोदी जी की पर्सनल स्टाइल वाली डिप्लोमेसी को बड़ा झटका लगा है। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कहकर खारिज किया था, लेकिन अब स्वयंभू विश्वगुरु पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। उनका स्वयं घोषित 56 इंच का सीना सिमट कर रह गया है। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि आखिर भारत को अमेरिका और ईरान के बीच किसी बातचीत की मेज पर क्यों होना चाहिए था। प्रियंका ने लिखा कि ये आलोचना तो समझ नहीं आती, क्योंकि ये हमारी लड़ाई थी ही नहीं। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो वो ऐसा है जैसे कोई कछुआ हो जो पैसे लेकर कहे कि वो संकट सुलझा देगा, जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में पहले ही समझा दिया था। ईरान इसराइल सीज फायर को लेकर अब गर्मा गर्मी इस बात पर है कि जीत किसकी हुई है। ईरान और अमेरिका दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ ईरान का कहना है कि ये जंग उनकी शर्तों पर खत्म हुई है। उनका दावा है कि अमेरिका ने उनकी कई अहम मांगे मान ली हैं और इसी आधार पर बातचीत आगे बढ़ाई गई। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि हमने जो कुछ चाहा वो हासिल कर लिया। वे इसे अपनी ताकत और जनता की एकता और धैर्य का नतीजा बता रहे हैं। दूसरी ओर ट्रंप भी कह रहे हैं कि ये सीज फायर हमारी पूरी और पक्की जीत है। ट्रंप ने कहा कि 100% जीत, इसमें अब कोई शक की बात नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीज फायर के तहत ईरान के यूरेनियम भंडार को पूरी तरह सुरक्षित और कंट्रोल में रखा जाएगा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में आमने सामने बैठकर बातचीत करने का न्योता दिया है। शांति समझौते को पक्का करने के लिए पाकिस्तान ने दोनों देशों को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है। मकसद साफ है कि दोनों तरफ के प्रतिनिधि एक मेज पर बैठें और अपने सभी पुराने विवादों को हमेशा के लिए सुलझा लें। पाकिस्तान का मानना है कि आमने सामने की इस बातचीत से एक ऐसा ठोस समझौता निकल सकता है जिससे इलाके में फिर कभी भी जंग की नौबत न आए। सीज फायर के बाद इसराइल में अब राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता याइर लापिड ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर तीखा हमला बोला है। लापिड ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े फैसले ले लिए गए, लेकिन इसराइल को बातचीत की टेबल पर जगह तक नहीं मिली। लापिड का कहना है कि सेना ने अपना काम पूरी मजबूती से किया, जनता ने भी हिम्मत दिखाई, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर फेल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि घमंड, लापरवाही और खराब प्लानिंग की वजह से देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इस नुकसान को ठीक करने में सालों लग जाएंगे। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। लेबनान में फिर से बरसे इस्राएली बम, सीज फायर के बीच बड़ा हमला। हिजबुल्लाह की चेतावनी, लेबनान को बाहर रखा तो भड़केगी जंग। एप्स्टीन कनेक्शन पर बिल गेट्स अमेरिकी संसद में होंगे पेश। चुनाव आयोग वर्सेस टीएमसी, अल्टीमेटम पर सियासी जंग, एक्स पर छिड़ा
पोस्ट वॉर। सीज फायर सिर्फ ईरान में हुआ है, लेबनान में तो अब भी बम बरसाए जा रहे हैं। लेबनान में फिर से इसराइल ने बड़ा हमला कर दिया है। टायर शहर में पहले लोगों को घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया और फिर शुरू हो गई बमबारी। सिर्फ टायर ही नहीं, बेरूत के कई इलाकों में भी लोगों को तुरंत घर छोड़ने का आदेश दिया गया। लोगों को ना वक्त दिया गया, ना कोई तैयारी, बस जान बचाकर वो अब भागने को मजबूर हैं। सिडोन शहर में भी एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों से साफ है कि इसराइल ने लेबनान पर सीज फायर ना करने की जिद अभी छोड़ी नहीं है। लेबनान पर जारी हमलों को लेकर हिजबुल्लाह ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर लेबनान को इस सीज फायर में शामिल नहीं किया गया तो ये समझौता कभी भी टूट सकता है। हिजबुल्लाह के नेता इब्राहिम मौसावी का कहना है कि ये डील लेबनान फ्रंट को भी कवर करती है और अगर इसराइल पीछे नहीं हटा तो जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन इसराइल साफ कह चुका है कि लेबनान इस समझौते में शामिल नहीं है और वहां उसकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले ईरान भी कह चुका है कि लेबनान और ईरान एक ही है, इसलिए सीज फायर जारी रखने के लिए लेबनान पर हमले बंद करने होंगे। सीज फायर के बाद कतर ने ईरान से मुआवजे की मांग की है। कतर ने औपचारिक रूप से ईरान से मांग की है कि वो उसके इलाके में किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों से हुए भारी नुकसान की भरपाई करे, खासकर एलएनजी से जुड़े अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान के लिए। जंग के दौरान ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस हब रास लाफान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराई थी। इन हमलों में एलएनजी प्लांट को भारी नुकसान हुआ, आग लगी और देश की करीब 17% गैस सप्लाई ठप हो गई। इन हमलों की वजह से आने वाले कई सालों तक हर साल कतर को $20 अरब तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। सीज फायर के बाद इराक ने अपने एयर स्पेस और सभी एयरपोर्ट फिर से खोल दिए हैं। इराक के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। अब सभी सिविल फ्लाइट्स, चाहे टेक ऑफ हो, लैंडिंग हो या ऊपर से गुजरने वाली उड़ानें, सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर हर उड़ान पर नजर रखी जाएगी। ईरान इसराइल जंग के बीच मिसाइलों वाला सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन कीबोर्ड से लड़ी जा रही जंग अब भी एक्टिव ही है। अमेरिका ने बड़ा अलर्ट जारी किया है कि ईरान से जुड़े हैकर्स अब सीधे देश के जरूरी सिस्टम पर हमला कर रहे हैं। पानी की सप्लाई हो, बिजली के नेटवर्क हो या फिर सरकारी दफ्तर, अब सब निशाने पर है। FBI, NSA और दूसरी एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ये हैकर सिस्टम में घुसकर मशीनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि फैक्ट्रियों और बिजली घरों में इस्तेमाल होने वाले स्काडा और PLC सिस्टम से छेड़छाड़ की जा रही है। कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ है, काम ठप पड़ा है, पैसों का नुकसान हुआ है। इससे पहले हंडाला नाम का हैकर ग्रुप अमेरिका की एक बड़ी मेडिकल कंपनी पर हमला कर चुका है। एप्स्टीन फाइल्स के मामले में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स की अमेरिकी संसद में पेशी होने वाली है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक गेट्स को अब उनके और एप्स्टीन के रिश्तों पर उठे सवालों के जवाब 10 जून को कांग्रेस में देने होंगे। जून में होने वाली इस सुनवाई में गेट्स से पूछा जाएगा कि आखिर उनके एप्स्टीन से रिश्ते कितने गहरे थे। हालांकि गेट्स पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन लाखों दस्तावेजों में उनके नाम सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले गेट्स कह चुके हैं कि एप्स्टीन से मिलना मेरी गलती थी, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। गेट्स अपने स्टाफ से भी माफी मांग चुके हैं। अब सबकी नजर जून पर है, जहां सच सामने आएगा या विवाद और गहराएगा, ये देखना जरूरी है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले TMC और चुनाव आयोग के बीच टकराव तेज हो गया है। चुनाव आयोग ने TMC के लिए लिखा कि चुनाव आयोग की TMC को 2 टूक। इस बार बंगाल में चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित और बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। इस संदेश के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तस्वीर भी है। इस पर TMC ने भी तुरंत पलटवार करते हुए पोस्ट किया और लिखा कि हम भी चुनाव आयोग से सीधे और साफ तरीके से बात कर रहे हैं। इस बार चुनाव ऐसे होने चाहिए जो दिल्ली के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद हो, किसी भी राजनीतिक पक्षपात से मुक्त हो, किसी के खिलाफ चुन चुनकर कार्रवाई ना हो और दोहरे मापदंड बिल्कुल ना हो। हमारा चुनाव आयोग से साफ संदेश है, इस बार चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के ही होने चाहिए। ये पोस्ट विवाद तब शुरू हुए जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने TMC के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक हुई और इस बैठक में दोनों के बीच कुछ नोकझोंक की भी खबरें सामने आई। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। 8 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।